हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज़ एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रेविटेशन ये चैप्टर उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट किया है, जिसमें आपको थ्योरी पार्ट, एनिमेशंस और न्यूमेरिकल्स बताए गए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसी तरीके से आई बटन में भी आप लोगों को बताई गई है, तो आप वहां जाकर ज़रूर चेक करें। आज हम देखेंगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़, इसके कंसेप्ट मैप और उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन इस चैप्टर के कंसेप्ट मैप में हमें देखना है कि कैप्लर्स के 3 लॉज दिए गए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसी तरीके से हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया था, जिसका फॉर्मूला था F = Gmm/d²। उसके बाद हमने देखा था स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vescape = √2gr, और अर्थ के लिए स्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g को देखा था। स्मॉल g का फॉर्मूला होता है Gm/r², और स्मॉल g से रिलेटेड टर्म जो है वो है वेट, कि m को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हो जाएगा W = m/g। स्मॉल g की वैल्यू हर जगह पर चेंज होती है, यानी कि अर्थ का शेप जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। पोल पर इसकी वैल्यू होंगी 9.832 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इक्वेटर पर थोड़ी कम होंगी वैल्यू 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से एल्टीट्यूड यानी कि हाइट के बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज़ होती है, और डेप्थ में भी वैल्यू ऑफ डी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर आपके तमाम थ्योरी पॉइंट आपको वीडियोज़ में दिए गए हैं, आप वहाँ पर जाके ज़रूर चेक कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन ने ग्रेविटेशन को डिस्कवर्ड किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन यूनिवर्सल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? विच इज़ एक्टिंग नॉट ओनली इन एनी 2 बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ बट ऑल्सो ऑन एनी 2 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यानी कि अर्थ के ऊपर जो 2 बॉडीज़ है उसी पर ये फोर्स अप्लाई नहीं होता, उसके अलावा जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास जो है सन है, प्लैनेट्स हैं, उन सब के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लीकेबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी F = G m1m2/d²। ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। इफ़ 2 ऑब्जेक्ट्स आर स्फेरिकल, द फोर्स बिटवीन देम इज अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर इज कंसिडर्ड द डिस्टेंस बिटवीन देम। Out of 2 objects, if mass of one object is doubled, according to the law of gravitational force between 2 objects get double। यहाँ पर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को वीडियोज़ में सॉल्व कराए गए हैं कि अगर हम मासेस को क्या कर दें हैं, बढ़ा दें, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। और अगर हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, कम कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि मास डबल कर दें तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप मासेस की जगह पे 2 रखें तो फोर्स भी डायरेक्ट उसके सामने है, इस वजह से डबल। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो डी की जगह पर आप 2 रखिए, तो 2 रखने पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर हो गया है 4, यानी फोर्स हो जाएगा 1/4। कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दी गई है 6.67 × 10⁻11। इसका यूनिट याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग और द फोर्स विच इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये भी बताया गया है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ सेंटर सीकिंग फोर्स। सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स होता है जिसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसे याद रखें और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट। द सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। यानी कि सन के अतराफ में जो प्लैनेट है, अर्थ है, जो घूम रही है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में दिया गया है कि F इज इक्वल्स टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एंड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे कि फॉर्मूले में F इज इक्वल्स टू ma है, यानी कि मास अगर कोई ऑब्जेक्ट को रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और उसी तरीके से एक्सेलरेशन होगा। और अर्थ जो एक्सेलरेशन लगाती है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल g से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ है। उसी तरीके से यहाँ पर यूनिट दी गई है, यूनिट ऑफ स्मॉल g इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी SI सिस्टम में यूनिट है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, 6 × 10⁻24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6 मीटर। अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। अर्थ इट इज़ फ्लैटेंड एट द पोल एंड बल्ज एट द इक्वेटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल G की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होती है और वो कितनी है 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर SI सिस्टम में है। और अगर CGS से पूछा जाए तो 983 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरीके से स्मॉल g की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 978 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस एंड डेप्थ इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। यानी कि जैसे अगर हम हाइट भी बढ़ा दें या अगर कभी डेप्थ को भी इंक्रीज कर दें तो दोनों भी सिचुएशंस के अंदर स्मॉल g की वैल्यू कम ही होती है। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कंसिडर्ड एज 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पजेज। हमें स्मॉल g की वैल्यू जो है वो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी होती है जब भी हम कोई प्रैक्टिकल पर्पस में इसका इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन ऑन द मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जी मून के ऊपर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। When a body falls towards the earth under the influence of the earth's gravity alone, then the motion is called as free fall। यहाँ पे free fall की definition दी गई है। इसके बाद है in free fall the body comes to the surface of the earth with uniform acceleration। free fall में जो body earth की तरफ आती है उसका acceleration uniform होता है। initial velocity free fall में 0 होती है, याद रखें, but it increases at every time interval due to acceleration due to gravity। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर होगा इसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मास की SI यूनिट kg यानी किलोग्राम है और CGS यूनिट ग्राम होती है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, यहाँ पर हमने क्या देखा, स्मॉल g की वैल्यू देखी कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। एल्टीट्यूड और डेप्थ के इंक्रीज करने पे g की वैल्यू डिक्रीज होती है। g की वैल्यू पोल पर मैक्सिमम होती है 9.83 और इक्वेटर पे मिनिमम होती है 9.78। उसी तरीके से मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। और फ्री फॉल के अंदर जो है इनिशियल वेलोसिटी यानी u को हमें 0 लेना है। मास यूनिट किलोग्राम SI सिस्टम में और CGS सिस्टम में ग्राम होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वी नो दैट अ मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यानी अगर किसी बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो बॉडी का इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा। मास स्केलर क्वांटिटी है और ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। और जो वेट होता है, ये वेट का फॉर्मूला दिया गया है आपको, वेट इज इक्वल्स टू mg। वेट मतलब कि जो एक टाइप का फोर्स ही है, तो वेट इज़ अ फोर्स की यूनिट न्यूटन है, इसलिए वेट का भी यूनिट जो है वो न्यूटन होगा SI सिस्टम में। और CGS यूनिट है 1 डाइन। याद रखें इसका रिलेशन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन होता है। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो प्लेस टू प्लेस क्या होंगी, चेंज होंगी। यानी हर प्लैनेट के ऊपर वेट जो है वो चेंज होता है। उसी तरीके से अर्थ पर भी g की वैल्यू, स्मॉल g की वैल्यू पोल पर, इक्वेटर पर सब तरफ चेंज होती है, इसलिए वेट की वैल्यू भी क्या होंगी, चेंज होंगी। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द अर्थ। मून पर जो वेट होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज यूज फॉर मेजरिंग द वेट एंड द 2 स्केल बैलेंस इज यूज टू कंपेयर द मासेस। इसके बाद जॉन्स कैपलर एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर है और उसी तरीके से मैथमेटिशियन भी है। कैपलर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ उन्होंने दिया था। कैपलर का फर्स्ट लॉ है द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई।
सेकंड लॉ जो है, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एंड थर्ड जो था वो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वीडियोस में आप लोगों को डिटेल्ड एनिमेशन के थ्रू ये समझाया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अ बॉडी कैन have energy because of the shape or position or configuration, it's called as potential energy। potential energy किसे कहते हैं? वो एनर्जी जो बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की या शेप की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -gmm/r+h। escape velocity is that initial velocity of an object by which it overcome the earth's gravitational attraction। यानी escape velocity वो वेलोसिटी होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होती। escape velocity can be calculated by law of conservation of energy, v is equals to √2gr। ये escape velocity का फॉर्मूला है और आप लोगों को अर्थ की escape velocity पूछ सकता है, वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। के बाद हम देख लेते हैं MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन ए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2/d²। आप वीडियो पॉज करके भी यहाँ पर जो है पहले MCQ सॉल्व करें, उसके बाद ही आंसर देखें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज बिकम्स हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है कि अगर दो बॉडीज़ है A एंड B, अगर उनका डिस्टेंस क्या कर दे, हाफ कर दे, तो फॉर्मूला जो है क्या है, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। D की जगह पे 1/2 रखे, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 4 ऊपर चले जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट बिकम्स इंक्रीजेस 5 टाइम्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स डैश टाइम्स। अगर डिस्टेंस को 5 टाइम्स क्या कर दे, बढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/25 हो जाएगा। थर्ड का ऑप्शन जो है वो C होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 टाइम्स होता है ऑफ द अर्थ। एंड क्वेश्चन नंबर 5, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉजेस। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है? ऑप्शन ए टाइड्स, ऑप्शन बी सर्कुलर मोशन ऑफ द मून, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी बोथ। तो इसका आंसर होगा बोथ, कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स भी आते हैं और उसी तरीके से सर्कुलर मोशन ऑफ द मून के वास्ते भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। ये है, द अर्थ अट्रैक्ट मून विद द फोर्स ऑफ 10⁻20 न्यूटन, द मून अट्रैक्ट अर्थ विल अ फोर्स ऑफ। सेम होगा 10⁻20 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी, अर्थ भी मून को 10⁻20 न्यूटन से ही अपनी तरफ खींचती है और मून भी उसी फोर्स से उसे खींचेगा। द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। 7 का ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड इज। जैसा कि स्मॉल g का फॉर्मूला आपको पता है, कैपिटल gm/r²। अब इसमें हाइट को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा g इज इक्वल्स टू gm/r+h²। 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट पोल एंड इट इज। अब कितनी होती है वैल्यू? इट इज़ 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें स्मॉल g जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसका यूनिट देखिए आप, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पोल पर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ g फॉर अर्थ इज 0 एट। तो सेंटर पे तो वैल्यू g की 0 होती है, उसी तरीके से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी 0 होती है, तो डी ऑप्शन होगा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ जी डैश एज द डेप्थ फ्रॉम द सरफेस इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम डेप्थ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, as the height of the object from the surface of the earth increases the value of g becomes। हाइट बढ़ाने पर भी स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। 13 का ऑप्शन होगा बी, लेस। क्वेश्चन नंबर 14, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश एट एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हर जगह पर किसी भी चीज़ का जो मास होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। मास कभी भी नहीं बदलता, वेट हर जगह पर क्या होता है? चेंज होता है। इसका ऑप्शन होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए, रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इफ मास इज मोर देन इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज। यानी मास जितना ज़्यादा होता है इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। ऑप्शन सी, मोर।
क्वेश्चन 16, द वेट ऑफ द बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम। वेट ज़्यादा पोल पर होता है और कम होता है इक्वेटर पे, यानी कि पोल टू इक्वेटर ये डिक्रीज होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज़ इक्वल टू। तो अर्थ जो है हर एक बॉडी को एक फोर्स से अट्रैक्ट करती है और वो फोर्स होता है 9.8 न्यूटन। 17 का ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है जबकि हाइट हो h फ्रॉम द ग्राउंड इज। तो फॉर्मूला होगा -gmm/r+h। 18 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, the square of the time period of revolution around the sun is directly proportional to। आंसर होगा क्यूब ऑफ इट मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। 21 का होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पैराशूट जंपिंग। बाकी के जितने हैं ए, बी और डी, यानी मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये तमाम फ्री फॉल की एग्जाम्पल्स होती हैं। And last question number 23, the center of mass of an object having a uniform density is at its centroid। center of mass किसे कहते हैं? the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated। जहाँ पर whole mass concentrate होता है इसे हम center of mass कहते हैं और ये centroid पर दिया जाता है। आई होप आप लोगों के तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। उसी तरीके से आप लोगों ने थेरी पार्ट और MCQs और पॉइंट टू रिमेंबर भी अपनी नोटबुक में लिख चुके होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।